हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.52 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रीली फॉल्स टू द ग्राउंड। अ हैवी बुलेट ऑफ मास कैपिटल M shot along the horizontal hits the falling body and sticks in it. The bullet is known to hit the body at the moment it traverses half the distance and the time of free fall from this height is t naught. Assume that the mass of bullet is much larger than the mass of the body. यानी बुलेट का मास बॉडी के मास से बहुत बहुत ज्यादा बताया गया है। The air drag should be neglected. How will the time of fall of the body to the ground change and the time t of fall is? यानी आपको बताना है कि फॉल का टाइम इस प्रोसेस में नॉर्मल टी नॉट के कंपैरेटिवली डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, और वो टाइम टी नॉट के टर्म्स में कितना होगा। यहां पर ध्यान दें, इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि टाइम ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम दिस हाइट इज टी नॉट। यानी अगर बुलेट नहीं टकराई होती तो फ्री फॉल के बेसिक टाइम को इस हाइट h मान लेते हैं इसे, तो इस हाइट के लिए इस फ्री फॉल के टाइम को टी नॉट माना जा सकता है। सो फ्री फॉल के टाइम को टी नॉट मानते हुए हमें यह बताना है कि अगर मिड पॉइंट पर यानी पूरे पाथ के मिडिल पॉइंट पर इस बॉडी का एक बुलेट के साथ इंपैक्ट हो जाए तो इस इंपैक्ट के बाद अब इस पूरी जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा टी नॉट के टर्म में। तो ध्यान दें किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक बार समझें। मान लीजिए ये स्मॉल m मास की बॉडी है और वो हाइट h है जिसे ट्रेवल किया जाना है। सो h हाइट ट्रेवल करने में इस बॉडी को जो टाइम लगेगा पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि रेस्ट से स्टार्ट करने वाली बॉडी के लिए फ्री फॉल का टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो हमें h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, इस फॉर्मूले में आने वाले g, u और h वेक्टोरियल टर्म है। सो टॉप पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानते हुए अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करूं तो इस पोजीशन से ग्राउंड तक हाइट को h मानते हुए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख पाएंगे h j कैप विथ नेगेटिव साइन। यहां पर जिन यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को यूज किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से हैं, आप ध्यान दें। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप और वर्टिकली अपवर्ड जे कैप माना जा रहा है। सो एच को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में माइनस एच जे कैप लिखा जा सकता है। इस प्रॉब्लम में बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। सो इस यू वेक्टर टी को हम नल वेक्टर से प्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रेविटी को लिखा जा सकता है माइनस ग्रेविटी मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप। हम जानते हैं कि ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। और अब अगर बोथ साइड जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए जाएं तो एच का वैल्यू मिलेगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। एक बात यहां पर ध्यान दें कि जिस वेक्टर इक्वेशन को यूज किया गया है उसमें एच वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये जानते हैं कि जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एस वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है तो एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, जबकि एस वेक्टर इक्वल टू एस नॉट वेक्टर प्लस यू वेक्टर टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्म में यही एस वेक्टर पोजीशन को प्रेजेंट करता है। सो हमने डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मेट को यूज किया था और यही वजह है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को माइनस एच जे कैप पुट किया गया। अब इसे सॉल्व करके टाइम का वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है 2h अपॉन जी स्क्वायर रूट। और चूंकि इस प्रॉब्लम में इस टाइम को टी नॉट कहा गया है, प्रॉब्लम में यह बताया गया है कि टाइम ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम दिस हाइट इज टी नॉट। सो टी नॉट का वैल्यू अंडर रूट 2h बाय जी यूज किया जा सकता है। इस टी नॉट के टर्म में हमें यह बताना है कि अगर इस बॉडी के फॉल होते समय मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट कहने से मेरा अर्थ है कि जब आधा रास्ता ट्रेवल करने के बाद एक बुलेट जिसका मास कैपिटल M है इस पार्टिकल से हॉरिजॉन्टली टकरा जाए तो इस जर्नी का नया टाइम अब टी नॉट के टर्म में क्या होना चाहिए। सो कुछ इस तरह का केस हमको सॉल्व करना है
और हमें अपना आंसर टी नॉट के टर्म्स में देना है। आप अपने आंसर में बॉडी के मास और बुलेट के मास को यूज कर सकते हैं, और ये गिवन है प्रॉब्लम में कि बुलेट का मास इस बॉडी के मास से बहुत बहुत बड़ा है। एक बात और ध्यान दें, हमें यह भी बताना है कि इस इंपैक्ट के कारण इस जर्नी के टाइम में जो कि पहले इतना था, क्या फर्क पड़ा है, यानी ये बढ़ा है या घटा है। सो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। टी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया जा चुका है एच के टर्म्स में, यानी एच को रिप्लेस करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ताकि हम अपने आंसर को टी नॉट के टर्म में प्रेजेंट कर सके। अब ध्यान दें, टॉप पॉइंट से मिड पॉइंट तक h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस कंप्लीट हाइट को मैं h लिख दे रहा हूं, सो क्लियरली इसे h/2 होना चाहिए। सो सबसे पहले अब मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि इस h/2 हाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है। आप ये जानते हैं कि प्रॉब्लम में गिवन है कि आप आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस इंपैक्ट की बात डिस्कस करेंगे। सो इंपैक्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हुआ है। सो फर्स्ट h/2 ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा पहले मैं उसे कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो सिंपली इसी फॉर्मूले में h को h/2 से रिप्लेस करके हम इस टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये कितना आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। मैं h के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट को h/2 जे कैप माइनस लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी के रूप में नल वेक्टर प्लस हाफ माइनस जी जे वेक्टर इंटू t1 स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख रहा हूं इस एक्सप्रेशन को हाफ जर्नी के लिए। और जे वेक्टर के कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करने पर हमें मिलेगा h/2 इक्वल टू g/2 इंटू t1 स्क्वायर, और सॉल्व करने पर t1 की वैल्यू आप देख पाएंगे h/g अंडरवुड। अब ध्यान दें कि इस पूरे प्रॉब्लम में h के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी हमें नहीं बताया गया है कि ये हाइट क्या है। सो इस प्रॉब्लम में इस h को मैं टी नॉट से रिप्लेस करना चाहूंगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अगर √2 को डिनोमिनेटर पे लाया जाए टी नॉट के साथ तो हमें √h/g का वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगा। वो वैल्यू अप्लाई करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी t0/√2, यानी जो टाइम लगेगा हाफ जर्नी ट्रेवल करने में उसे t0 के टर्म में t0/√2 लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, जैसे ही ये बुलेट इस m मास की बॉडी से इंपैक्ट लेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो ध्यान दें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि बुलेट के पास एक मोमेंटम अवेलेबल है जबकि बॉडी के पास हॉरिजॉन्टली कोई मोमेंटम नहीं है, तो इस इंपिंजिंग के बाद अब ये कंबाइंड सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। यहां पर ध्यान दें कि ये जर्नी कुछ इस तरह से है कि पहले तो ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी, और मिडवे पर जब बुलेट और इस बॉडी का इंपैक्ट होगा तो उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगी। एक बात पर और ध्यान दें कि चूंकि बुलेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम के साथ इस बॉडी से टकराई है, तो इसका इफेक्ट केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोमेंटम में ही पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि बुलेट के पास वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई मोमेंटम नहीं है, और हमें इस प्रॉब्लम में केवल जर्नी का टाइम कैलकुलेट करना है। आप ये समझ सकते हैं कि इस इंपैक्ट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाएगा, लेकिन हमसे उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हमें केवल टाइम कैलकुलेट करना है। हाफ जर्नी का टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंपैक्ट के बाद की हाफ जर्नी का टाइम अभी बाकी है, हमें कैलकुलेट करना है उस टाइम को। तो ध्यान दें कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज करूं, उस इंस्टेंट के लिए जिस इंस्टेंट पर यह बुलेट इस मास से टकराएगी तो कैसी इक्वेशन बनेगी, एक बार आप पहले उस पर ध्यान दें। क्या इक्वेशन बनेगी उस इंस्टेंट के लिए? उस इंस्टेंट के लिए कहने का मेरा अर्थ यह है कि जस्ट टकराने से पहले और टकराने के जस्ट बाद जो मोमेंटम है बुलेट और इस बॉडी के, उनका नेट सम कांस्टेंट रहना चाहिए। यहां पर आप ध्यान दें कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में यह बात आती है कि सर ग्रेविटी की डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो फोर्स परफॉर्म कर रहा है,
सो मोमेंटम कैसे कंजर्व रह सकता है? तो ध्यान दें, मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में मोमेंटम कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट इस बुलेट के बॉडी से टकराने के पहले और जस्ट टकराने के बाद के लिए मोमेंटम कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि टाइम इंटरवल इतना छोटा लिया जा रहा है कि वो इग्नोरेबली स्मॉल है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट इग्नोरेबली स्मॉल हो जा रहा है। यही वजह है कि हम इस इंपैक्ट के जस्ट पहले और जस्ट बाद कह करके मोमेंटम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। सो ध्यान दें, क्या इक्वेशन बनेगी आप उस पर ध्यान दें। एम मास की बॉडी इस पोजीशन से गिरते हुए जब इस पोजीशन तक पहुंचेगी तो इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से बदल के यू मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इस यू का वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करना होगा, फिलहाल मैं इसे यू मान करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप ध्यान दें कि इस बॉल के मोमेंटम को वेक्टोरियली लिखा जा सकेगा एम यू जे कैप विथ माइनस साइन, और चूंकि बुलेट के पास मोमेंटम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अवेलेबल है तो उसके मोमेंटम के वर्टिकल कंपोनेंट को हम जीरो वेक्टर से लिख पाएंगे। यहां पर आप ध्यान दें कि हम बुलेट और बॉडी के मोमेंटम कंपेयर कर रहे हैं केवल इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद। यहां पर आप समझ सकते हैं कि ज्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे। आप ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगातार इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्लियरली अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट के लिए इसको डिस्कस करते हैं तो टाइम को इग्नोरेबली स्मॉल एक्सप्लेन करके हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंपैरिजन कर पाएंगे। सो इस थीम पर बने रहें। अब आगे समझें, जस्ट इंपैक्ट से पहले इस बॉडी का मोमेंटम माइनस एम यू जे कैप है और बुलेट के मोमेंटम को वर्टिकल डायरेक्शन में नल वेक्टर लिखा गया है। यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आप वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम्स को इस केस में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। आप ये समझते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा टर्म कैलकुलेट नहीं करना है जिसका रिलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी से हो। सो मोमेंटम को केवल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कंपेयर करके हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा रहे हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस एम यू जे कैप प्लस नल वेक्टर इक्वल टू इंपिंज हो जाने के बाद नेट मास को मैं लिख पाऊंगा m प्लस एम, और जिस वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंबाइंड सिस्टम चलेगा उस वेलोसिटी को मैंने v वेक्टर से प्रेजेंट कर दिया है। सो आप देख पा रहे हैं कि v वेक्टर का वैल्यू माइनस एम यू जे वेक्टर अपॉन m प्लस एम होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से इंपैक्ट के बाद इस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा सकता है। सो इस वेलोसिटी को यूज करके रिमेनिंग जर्नी के लिए टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आप इस पर ध्यान दें। हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले हाफ जर्नी के टाइम को मैं यहां पर नोट कर ले रहा हूं। टी नॉट बाय रूट 2 ये वैल्यू है, और टी नॉट का वैल्यू अगर टोटल हाइट से कंपेयर किया जाए तो ये 2h बाय जी स्क्वायर रूट के बराबर है। अब ये सभी टर्म मैं यहां से हटा रहा हूं, ये सारे कैलकुलेशंस आप समझ चुके हैं। अब ध्यान दें, इस वेलोसिटी से रिमेनिंग जर्नी में कितना टाइम लगेगा उसे कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम इस u की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन से आप ध्यान दें, इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड u मीटर पर सेकेंड है। सो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू t फॉर्मूले से हम लिख पाएंगे u j कैप विथ माइनस साइन इक्वल टू नल वेक्टर प्लस ग्रेविटी को हम लिख पाएंगे माइनस जी जे वेक्टर इंटू टी, और हम जानते हैं कि इस हाफ जर्नी का टाइम टी नॉट बाय रूट 2 है। सो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकेगा इस इक्वेशन को, और अब जे वेक्टर के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर u का वैल्यू हमें मिलेगा जी टी नॉट अपॉन रूट 2, यानी इंपैक्ट के समय जस्ट इंपैक्ट से पहले बॉडी की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से दी जानी चाहिए, और इंपैक्ट के बाद इस कंबाइंड सिस्टम की वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो u का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर v वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा आप ध्यान दें, यह होगा माइनस m
u की वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूं GT0/√2 अपॉन m प्लस एम इंटू जे कैप। सो कुछ इस तरह से वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा सकेगा। माइनस जे कैप को एक वेक्टर के रूप में मैं अलग से प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी की। एक बात और ध्यान दें, इस वेलोसिटी से इस इंपैक्ट के बाद ये कंबाइंड सिस्टम वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और अब हमें इस रिमेनिंग जर्नी का टाइम कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि अगर ये इंपैक्ट नहीं हुआ होता तो बॉडी की वेलोसिटी इस मिड पॉइंट पर कुछ इस तरह से दी जाती, लेकिन इस इंपैक्ट के कारण कंबाइंड सिस्टम का मास बढ़ जाने के कारण जिस वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन में अब ये सिस्टम आगे की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कुछ इस तरह से दी जा रही है। और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इस वेलोसिटी के कंपैरेटिवली ये वेलोसिटी बहुत बहुत छोटी है। आपको ये दिया हुआ है कि कैपिटल एम स्मॉल एम से बहुत बहुत ज्यादा है, तो हम इस डिनोमिनेटर को देख के ये बता सकते हैं कि वेलोसिटी में एक डिक्रीमेंट आया है, यानी इस इंपैक्ट के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी को नुकसान हुआ है। तो क्लियरली ये बताया जा सकता है कि जो टाइम ऑफ जर्नी होगा इंक्रीज होना चाहिए। सो हमारे पहले सवाल के रूप में यही पूछा गया था इस प्रॉब्लम में कि आप पहले ये बताएं कि जर्नी का टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्लियरली इस v वेक्टर के फॉर्मूले को देख के ये समझ में आता है कि आधी जर्नी के बाद बॉडी की वेलोसिटी मिड पॉइंट पर जितनी होनी चाहिए थी इस इंपैक्ट के कारण उससे कम हो चुकी है, और अगर स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए कम हो चुकी है तो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। सो ये तो क्लियर हो जाता है कि जर्नी का टाइम इंक्रीज होगा। अब जर्नी का टाइम इंक्रीज होगा ये जानने के अलावा हमें यह भी पता लगाना है कि वो टाइम कितना होना चाहिए। सो ध्यान दें, इस मिड पॉइंट पर कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस रिमेनिंग डिस्टेंस h/2 को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम कैलकुलेट किया जाना है। सो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं एक बार फिर अप्लाई करूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ध्यान दें, यह होगा s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। यहां पर s वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लिखा गया है और अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करने पर यह बनेगा माइनस h/2 j वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, और अब u वेक्टर के प्लेस पे हम इस v वेक्टर को अप्लाई करेंगे। यहां पर ध्यान दें कि ये फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसमें आने वाला u वेक्टर इस मिड पॉइंट पर इंपैक्ट के बाद कंबाइंड सिस्टम की वर्टिकल वेलोसिटी है। सो u वेक्टर के प्लेस पे मैं इस v वेक्टर को अप्लाई कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये बन जाएगा m/m प्लस m इंटू GT0/√2 और माइनस जे इसका डायरेक्शन है इंटू एक टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें। ध्यान दें कि जो T0 यूज हो रहा है वो T0 और ये T डिफरेंट है। ये T जो इस फॉर्मूले में आ रहा है ये इस रिमेनिंग जर्नी का टाइम है, जबकि T0 इंपैक्ट ना होने की कंडीशन में इस पूरी h हाइट को ट्रेवल करने में बॉडी के द्वारा लगने वाले समय को प्रेजेंट कर रहा है। सो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म के रूप में हम लिखेंगे हाफ माइनस जी जे वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अब अगर जे वेक्टर के कोफिशिएंट में दोनों ओर कंपेयर कर दूं तो क्या इक्वेशन मुझे मिलेगी, एक बार आप ध्यान दें, ये सभी टर्म मैंने यहां से हटा दिए हैं। मुझे मिलेगा माइनस h/2 इक्वल टू m/m प्लस m इंटू GT0 अपॉन √2 इंटू टी विथ नेगेटिव साइन, और ये टर्म होगा माइनस हाफ GT स्क्वायर। सो कुछ इस तरह का इक्वेशन मुझे मिलेगा जब मैं जे वेक्टर के कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करूंगा और माइनस को कैंसिल करने के बाद कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा। एक चेंज यहां पर और किया जा सकता है, ध्यान से देखें कि अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूं इस टर्म में तो सभी टर्म के डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल किया जा सकता है। सो इन सभी चेंजेस के बाद अब जो इक्वेशन हमें मिलेगी आप उसे ध्यान से देखें, वो होगी GT स्क्वायर। मैं इसे t के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में जमा रहा हूं, आप ध्यान दें, ये होगा GT स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू जी टी नॉट टी, और ये टर्म अगर राइट शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा माइनस एच, और इसे 0 के इक्वल होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से टी के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है, और इसे सॉल्व करके अब हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा टाइम के लिए, ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टी का वैल्यू क्या मिलेगा, आप ध्यान दें, ये होगा टी इक्वल टू माइनस बी। मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप ध्यान दें। सो ये बन जाएगा टी इक्वल टू माइनस बी का रोल ये टर्म प्ले कर रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर की जगह हम यूज करेंगे रूट टू एम अपॉन एम प्लस एम इंटू जी टी नॉट होल स्क्वायर, माइनस 4a, और c का रोल माइनस h प्ले कर रहा है। सो मैं इसे माइनस h कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 2a। सो डिनोमिनेटर पे टर्म आएगा 2 इंटू जी, यानी टाइम को लिखा जा सकता है माइनस रूट टू एम अपॉन एम प्लस एम जी टी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट टू एम अपॉन एम प्लस एम जी टी नॉट स्क्वायर प्लस 4gh अपॉन 2g। एक बात पर और ध्यान दें, क्योंकि इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने टी नॉट को यूज किया है, सो इस एक्सप्रेशन में आने वाले h वेरिएबल को मैं यहां से हटाना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं इस कंप्लीट प्रॉब्लम में h का वैल्यू नहीं दिया गया है। सो h के वैल्यू को इस इक्वेशन से मैं अप्लाई करना चाहूंगा जी टी नॉट स्क्वायर बाय 2। आप ध्यान दें कि अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए तो टी नॉट का स्क्वायर 2h बाय जी होगा, और इसे सॉल्व करने पर h के वैल्यू को लिखा जा सकेगा जी टी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब इसे जी टी नॉट स्क्वायर बाय 2 लिखने पर t का वैल्यू जो मिलेगा उसे ध्यान दें, ये बनेगा माइनस रूट टू एम अपॉन एम प्लस एम जी टी नॉट प्लस माइनस अंडर रूट, इसे स्क्वायर करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें, ये होगा 2m स्क्वायर अपॉन m प्लस एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स g इंटू h, और h का वैल्यू हम लगाएंगे जी टी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2g। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है इसे सॉल्व करने पर। और अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए, जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में हमें दिखाई दे रहा है, और इससे पहले इस 2 को मैं 4 के लिए कैंसिल कर दे रहा हूं। जी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर को दोनों ओर से अगर कॉमन लिया जाए आउटसाइड, तो हम जी टी नॉट को आउटसाइड लिख पाएंगे। सो जी टी नॉट को कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, एक बार उसे ध्यान से देखें, वो होगा टी इक्वल टू माइनस रूट टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी टी नॉट प्लस माइनस जी टी नॉट अंडर रूट 2 स्मॉल एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड टर्म के रूप में केवल एक 2 ही बचा है, आप देख सकते हैं, और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को 2g से डिवाइड किया जाना है। एक g को कैंसिल होते हुए देखा जा सकता है, और ध्यान दें कि अगर इस टर्म से रूट 2 को कॉमन ले लिया जाए, यानी रूट 2 को अलग कर दिया जाए, तो इसे हम कैसे लिख पाएंगे, आप उसे ध्यान से समझें। मैं यहां इसे मिटा रहा हूं, ये सब आप समझ चुके हैं। सो क्या बनेगा t का वैल्यू, ध्यान दें, ये बनेगा t इक्वल टू माइनस रूट टू एम अपॉन एम प्लस एम टी नॉट, और दूसरे टर्म के रूप में हमें मिलेगा प्लस माइनस रूट टू टी नॉट। मैंने रूट 2 को सेपरेट कर दिया इस टर्म से, और ये अंडर रूट टर्म मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से, आप ध्यान दें, ये होगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर डिनोमिनेटर पे, और इस डिनोमिनेटर के टर्म को अगर रूट से फ्री कर दिया जाए तो हम इसे लिख पाएंगे स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम, यानी ये टर्म कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 2, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में एक 2 से डिवाइड किया जाना है। सो टाइम को कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, यानी इतना टाइम लगेगा मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। आप ध्यान दें कि 2 साइन यहां पर यूज हो रहे हैं, प्लस और माइनस, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माइनस साइन को कंसिडर करने पर ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और टाइम का वैल्यू माइनस में आ जाएगा।
सो हमें इस एक्सप्रेशन में केवल प्लस साइन को कंसिडर करना चाहिए। सो प्लस साइन को कंसिडर करते हुए जो आउटकम बनेगा एक बार आप उसे ध्यान से देखें। ये सब मैंने यहां से हटा दिया है, इस सब पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो टी का वैल्यू जो हमें मिलेगा फाइनली आप उसे देखें, ये होगा √2 टी नॉट अपॉन 2 m प्लस m। कुछ इस तरह से जो सभी कॉमन टर्म थे मैंने अलग कर दिए हैं। √2 टी नॉट अपॉन m प्लस m को बाहर ले लिया गया है और 2 डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसे प्रेजेंट कर दिया गया है। अब इनसाइड टर्म के रूप में हम लिखेंगे √m² प्लस m होल स्क्वायर। प्लस टर्म को मैंने पहले लिख दिया है और माइनस m को मैं इसके बाद प्रेजेंट कर रहा हूं। यह बात डिस्कस की जा चुकी है कि माइनस साइन को यूज करने से टाइम नेगेटिव आ जाएगा, सो प्लस साइन यूज किया जा रहा है। यह बात आप समझ सकते हैं। सो इतना टाइम लगेगा सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक की जर्नी में, और हमें टोटल फॉल का टाइम बताना है। तो हाफ जर्नी के टाइम t0/√2 को इसमें ऐड करने पर जो टाइम का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा आप उसे देखें, वो होगा t0/√2 प्लस t0/√2 m² प्लस m स्क्वायर रूट माइनस m अपॉन m प्लस m। कुछ इस तरह से मैंने इसे अरेंज करके लिख दिया है। एक √2 से एक √2 कैंसिल किया गया था इस एक्सप्रेशन को लिखने से पहले, और अब इसे सॉल्व करने पर एक बार आप फाइनल आंसर देखें, ये होगा t0/√2, ये टर्म 1 बन जाएगा, प्लस √m² प्लस m होल स्क्वायर माइनस m अपॉन m प्लस m। और एक फाइनल लाइन में और लिखना चाहूंगा, m प्लस m को एलसीएम लेने के बाद हम इसे लिख पाएंगे। आप ध्यान से देखें कि अगर इसे एलसीएम किया जाए तो m प्लस m को डिनोमिनेटर पे लिख इस 1 को m प्लस m से रिप्लेस करना होगा। आप ये समझ सकते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। तो इसी लाइन में इसे सुधारते हुए मैं कैसे लिख रहा हूं आप ध्यान दें। मैंने 1 को m प्लस m से चेंज कर दिया है और अब इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सका है। स्मॉल m को कैंसिल करने के बाद फाइनल आंसर के रूप में हमें मिला है t0/√2 कैपिटल M प्लस √m² प्लस m अपॉन m प्लस m। सो जो बॉडी इस कंप्लीट जर्नी को t0 टाइम में ट्रेवल कर सकती थी, इस बुलेट के मिड पॉइंट में बॉडी से टकराने के कारण अब उस बॉडी को इस कंप्लीट जर्नी में इतना टाइम लगना चाहिए। एक बात पर और ध्यान दें कि अगर इस प्रॉब्लम में इस बुलेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन होती तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इस टाइम जो कि इस रिमेनिंग जर्नी में लगा है को यूज करके यह बताया जा सकता था कि यह बुलेट और बॉडी का कंबाइंड सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। एक फाइनल पॉइंट की तरफ और आए कि इस प्रॉब्लम में कैपिटल M को स्मॉल m के कंपैरेटिवली बहुत बहुत बड़ा बताया गया है। सो m को स्मॉल m से इनफाइनाइटली लार्ज मानते हुए इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा एक बार ध्यान से देखें। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा t = t0/√2 कैपिटल M प्लस √m प्लस m² प्लस m² अपॉन m प्लस m। इसे मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है। और अब चूंकि ये गिवन है कि कैपिटल M स्मॉल m से बहुत बहुत बड़ा है, तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को कैपिटल M से डिवाइड करने के बाद अगर लिखा जाए तो ये कैसा बनेगा एक बार ध्यान से देखें। ये बनेगा t0/√2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैपिटल M से डिवाइड करने के बाद अगर इसे एक नए फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा कुछ इस तरह का। आप ध्यान से देखते रहें, ये मैंने न्यूमरेटर को कैपिटल M से डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण आपको इसके सभी टर्म m और n के रेशियो के रूप में दिख रहे हैं। और चूंकि न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर का टर्म बन जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो कुछ इस तरह का आउटकम आप देख पाएंगे कैपिटल T के लिए। एक बार इसे और समझ लें, कैपिटल M को न्यूमरेटर में डिवाइड करने पर ये 1 बना है और ये टर्म 1 प्लस m/m होल स्क्वायर और ये बना है m/m होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस m/m। और अब अगर मैं इसमें लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करूं
यानी कि अगर मैं कैपिटल एम को टेंडिंग टू इनफाइनाइट बता दूं स्मॉल एम के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के रेशियो को जीरो की तरफ टेंड कराया जा सकेगा, और स्मॉल एम बाय कैपिटल एम को जीरो की तरफ टेंड कराने के बाद ये टी का वैल्यू होगा टी नॉट बाय रूट टू इंटू, आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस ये इनसाइड टर्म में ये और ये जीरो हो जाएंगे, सो इसे भी मैं 1 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय इसे जीरो करने के बाद ये भी 1 आ जाएगा, यानी ये फाइनल आउटकम आ जाएगा रूट टू टी नॉट। यानी अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर लगाया जाए तो रूट टू टाइम्स टाइम लगना चाहिए प्रीवियस टाइम के कंपैरेटिवली, उस केस में जब इस बुलेट का मास बॉडी के कंपैरेटिवली बहुत बहुत बड़ा हो। यानी कि अगर एक ऐसी बुलेट को जिसका मास बॉडी के मास से बहुत बहुत ज्यादा है टकराया जाए इस केस में इस बॉडी के साथ मिड पॉइंट पर, तो जर्नी का टाइम जो पहले टी नॉट था वो रूट टू टी नॉट हो जाएगा, यानी क्लियरली ये टाइम बढ़ जाएगा, ये रूट टू गुना हो जाएगा। और अगर आप कैपिटल एम को स्मॉल एम से बहुत बहुत बड़ा नहीं मान रहे हैं, एक नॉर्मल एम और एम के बीच में अगर ये रिलेशन को लिखना चाह रहे हैं, तो आप अपने आंसर को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये होगा टी नॉट बाय रूट टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हम देख पा रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को मिड पॉइंट पर यूज किया गया है, जस्ट इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद। सो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करने पर हमें यह पता लगता है कि चाहे ये बुलेट हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब ये इस बॉडी के साथ इंपेंज हो जाती है, कंबाइंड सिस्टम बनाती है, तो उसके कारण वर्टिकल वेलोसिटी में भी फर्क आता है, और वही फर्क इस क्वेश्चन में टाइम के चेंज होने की वजह है। सो इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं। थैंक यू।